नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी वाइज बी इनोवेटिव में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से अभी हम लोग एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं और एजुकेशन में हमारा जो है मूल जो सब्जेक्ट है वो है हमारा बीपीएससी द्वारा आयोजित अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा, जिसके अंतर्गत हम लोग समस्त विषयों का, इसमें जो भी प्रमुख विषय है उसके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। तो अभी हमारा इंग्लिश के बाद जो है हिस्ट्री में हम लोगों ने जो है बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयत्न किया। सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर हमारा बौद्ध और जैन धर्म था, और पिछले टॉपिक में हम लोगों ने जो महान मौर्य साम्राज्य के बारे में जाना। ये सारे टॉपिक्स जो हमारे अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग जितनी बार सुनेंगे उतना ही अधिक से अधिक आपके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी, और साथ ही साथ जो है परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे उसका आप अधिक सहजता से आंसर दे पाएंगे। और आज हमारा टॉपिक है भारत का स्वर्ण काल, जिसको कि हम लोग गुप्त काल के रूप में जानते हैं। चाहे कला हो, चाहे स्थापत्य हो, चाहे साहित्य हो, चाहे विज्ञान हो, सभी स्थितियों में भारत का जो स्वर्णिम काल था वो है हमारा गुप्त काल। तो गुप्त काल के बारे में हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल में सबसे पहले है हमारे कि गुप्त काल की स्थापना जो है वो श्री गुप्त के द्वारा हुआ था, और इसके बारे में हम इसके बाद जानेंगे, इसके प्रशासन के बारे में, फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे हम लोग, फिर कला संस्कृति जो है हमारा मुख्य विषय रहेगा। इस कला स्थापत्य के कारण जो है गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर है हमारा साहित्य, और साहित्य के साथ ही हमारा इसमें विज्ञान की भी जो है एक चरम देखने को मिलता है। विज्ञान जो भारत के इतिहास में अपने चरमोत्कर्ष में, प्राचीन इतिहास में प्राप्त हुआ था, वो चीज़ जो है हम लोगों को गुप्त काल में मिलता है। और फिर विभिन्न शासकों के अभिलेख के माध्यम से तात्कालिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ये हम लोग अभिलेख के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, अब हमारा जो है इसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि प्रमुख शासक कौन सब थे। तो इसमें सबसे पहला शासक हमारे होते हैं वो है हमारे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक जो थे इनका शासन काल है, और इन्होंने सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण की। वैसे महाराज के बारे में कहा जाता है कि घटोत्कच जो इससे पूर्व थे उन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी, लेकिन जो वास्तविक प्रमाण जो मिलता है महाराज की उपाधि धारण करने की वो हमारा चंद्रगुप्त के समय से मिलता है। और ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। और उसके बाद जो है हमारा सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शासक थे वो थे समुद्रगुप्त। अगर यदि हम लोग शासन, प्रशासन और युद्ध कौशल में देखें तो समुद्रगुप्त का स्थान जो था काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इन्होंने 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक जो था गुप्त वंश में शासन किया था। इसलिए इन्हें भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। और इनकी माता जो थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी, इसलिए इन्हें लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। तो समुद्रगुप्त का सबसे खास बात ये था कि इन्होंने असंख्य राजाओं को पराजित भी किया, और इसके साथ साथ ही जो है बहुत से पराजित राजा को इन्होंने मुक्त कर दिया, वो इनके अंतर्गत बने रहे। ये सबसे खास बात थी इनमें। इनके समय में भारत की जो प्रसिद्धि, या भारत की कहें तो जो है जितनी भी जो है सैन्य कौशल में जितनी उन्नति होनी थी, उसका जो चरम है हम समुद्रगुप्त के समय में देखते हैं। तो इन्हें जो है इसके बारे में ये खास बात है कि इनका जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन थे, और इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जो है की रचना उन्होंने की थी, और प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से हम लोग जो है इनके बारे में बृहद जानकारी प्राप्त करते हैं। ये विष्णु के उपासक थे, और इसके साथ साथ जो है कुछ इनके सिक्कों पर जो है वीणा वादन करते हुए इनका जो है चित्र प्रदर्शित होता है, जिससे ज्ञात होता है कि ये कला और संस्कृति के भी जो है काफ़ी मर्मज्ञ थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त जो थे वो बहुत ही महान शासक थे। उसके बाद जो हमारा सर्वाधिक महान शासक
चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, जो कि 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था। इनके समय में फाहियान आए थे 399 ईस्वी से 411 ईस्वी तक। फाहियान ने इनके बारे में, चीनी यात्री फाहियान ने इनके बारे में सारी बातें लिखी है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें समस्त जानकारी, अधिकांश जानकारी जो है वो फाहियान के लिखित लेखों के माध्यम से ज्ञात होता है। और इसके समय में गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी जो थी वो उज्जैन बनी थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय काफ़ी प्रसिद्ध, आपके भारत के इतिहास में अगर गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है तो वो मूल रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के कारण, क्योंकि इनके समय में जो उन्नति हुई, इनके समय में जो भारत की प्रगति हुई और इनके समय में जो ज्ञान विज्ञान, इनके जो नवरत्न थे, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो तुच्छ है। और इनके समय में आर्यभट्ट आए, इनके समय में जो है वानभट्ट थे, इनके समय में जितने भी प्रसिद्ध हम देखते हैं वो समस्त जो विद्वान हैं, वो कालिदास हैं, ये सब सारे लोग जो है इन्हीं के समय में हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का काल जो था वो गुप्त काल का स्वर्णिम काल था। और अगर गुप्त काल स्वर्णयुग है तो उसमें सबसे महती भूमिका जो वो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग इसके बाद देखते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की जो 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक इन्होंने गुप्त काल में शासन किया था। महेंद्रादित्य जो थी इनकी उपाधि थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमारगुप्त के द्वारा हुई थी। आप समझ सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो इतनी महान विश्वविद्यालय थी, जहां विश्व के कोने कोने से लोग जो है अध्ययन करने आते थे, तो उसकी स्थापना जो है वो कुमारगुप्त के समय में की गई थी। तो ये सबसे खास बात है। उसके बाद जो है स्कंदगुप्त आते हैं। स्कंदगुप्त के समय में 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक इन्होंने गुप्त काल में शासन किया था। इनके समय में हूनों का आक्रमण हुआ था। इनके बराबर जो है ये इनका शासनकाल प्रभावित रहा और हूनों से पर विजय प्राप्त करके इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और दूसरे जो है विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो हूनों के आक्रमण को परास्त करके जो है वो स्कंदगुप्त ने धारण की थी। तो इस प्रकार हमारा जो है, अगर मूल रूप में हम देखें तो गुप्त शासन काल में, किसी भी शासन काल में आप देख लीजिए तो आपको ये ज्ञात होगा कि एक प्रसिद्ध शासकों की जो श्रृंखला हमें गुप्त काल में मिलती है, ये बहुत ही कम जो है वंशों में ऐसी स्थितियां अगर भारत के इतिहास में आप देखें तो मिलेंगी हमें। जैसा कि अगर आप आगे चल कर के चोल वंश को देखें तो वहाँ पर एक लंबी श्रृंखला होती है, जहाँ पर कि प्रसिद्ध शासकों की लंबी श्रृंखला है। लेकिन गुप्त काल में हम देखते हैं कि जो है यहाँ पर जो भी शासक आए वो एक से एक प्रसिद्ध शासक आए। तो ये सारी खास बातें जो है वो गुप्त काल में हम चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर के स्कंदगुप्त तक देखते हैं। और इनके अंतिम शासक जो थे वो भानुगुप्त थे। और इसके बाद जो है हम लोगों का मुख्य फोकस जो है वो है आपका तात्कालिक प्रशासन, गुप्त काल का प्रशासन। गुप्त काल के प्रशासन की यदि हम चर्चा करें तो इसमें जो है हमारा सबसे बड़ी जो इकाई थी, देश की सबसे बड़ी इकाई, सम्राट का स्थान तो सर्वोच्च था। और उसके बाद जो देश की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई थी उसे देश कहा जाता था, उसे देश कहा जाता था। और देश के जो प्रशासक थे वो गोप्ता कहलाते थे। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। और दूसरी प्रादेशिक इकाई, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी और उसके जो शासक थे वो उपरिक कहलाते थे। और भुक्ति के नीचे यदि हम देखें तो वो विषय नाम की प्रशासनिक इकाई थी और विषय के शासक जो थे वो विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग की अगर चर्चा करें तो पुलिस विभाग के
प्रमुख अधिकारी जो थे वो दंडपासिक कहलाते थे, और इसके जो है छोटे जो पदाधिकारी होते थे पुलिस विभाग के, उन्हें चारण और भट्ट कहा जाता था। भाट, चारण और भाट जो है वो जो है उस समय के साधारण कर्मचारियों को चारण भाट कहा जाता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम के जो शासक थे वो ग्रामिक कहलाते थे, और ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई पेट थी, जिसे कि याद रखने योग्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो है सारी बातें आपको याद रखनी है कि सबसे बड़ी इकाई आदेश थी, जिसके जो है प्रधान गुप्ता कहलाते थे। दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके प्रधान उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक की प्रशासनिक इकाई थी, जिसके प्रधान जो है विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी जो था वो दंडपासिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, उसके शासक जो थे ग्रामिक कहलाते थे, और ग्राम समूह की छोटी इकाई पेट थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रशासन जो था वो बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से जो है तात्कालिक समय में प्रसिद्ध था। और इसके में अगर यदि करों की चर्चा करें तो उस समय जो है कर जो थे वो या तो 1/4 भाग लिया जाता था या 1/6 भाग लिया जाता था। जैसा कि मौर्य काल में हम देखते हैं कि वो भूमि के उत्पादन का जो था 6ठा भाग लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर भू राजस्व का जो था वो 1/4 भाग या 1/6 भाग लिया जाता था। तो इस प्रकार हम लोगों का जो है ये प्रशासन की को हम लोगों ने देखा। और इसके बाद जो हमारा आता है वो है साहित्य एवं संस्कृति। साहित्य एवं संस्कृति के लिए जो है साहित्य, संस्कृति और विज्ञान, कला, स्थापत्य, ये जो 3-4 मुख्य विषय है, इसके चलते गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। तो साहित्य संस्कृति में अगर देखें तो इसमें जो है याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृति इसी काल में जो है इनका जो रचना हुआ है वो इसी काल में हुआ है। ये चारों जो स्मृतियाँ थी, याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियाँ, ये इसी काल में हुई है। पंचतंत्र जो थी वो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित महान जो है उपदेशक कहानियाँ हैं इसमें, और ये विश्व में बाइबिल के बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है। आप समझ सकते हैं कि पंचतंत्र कितनी विशिष्ट है। और इसके बाद जो यदि हम लोग देखें तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये कालिदास के द्वारा रचित थी, और ये भी महान ग्रंथ है। और मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जो है वो विशाखा दत्त के द्वारा रचित थी। मृच्छ कटिकम जो है वो शूद्रक के द्वारा रचित थी। और स्वप्न वासव दत्तम जो है वो भास के द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो ये सब याद रखने योग्य है, आप इनको याद रखें, ये निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि सती होने का प्रथम जो अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो 510 ईस्वी में होता है, प्राप्त होता है। ये भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। और इसके बाद यदि हम देखें तो अवतारवाद की अवधारणा का उदय हो चुका था। दशावतार जो हम लोग ये जो संकल्पना है इसका उदय जो है गुप्त काल में ही होता है। वैष्णव और शैव भक्ति का विकास जो है, गुप्त वंश के लोग अधिकांश जो थे वैष्णव धर्म के थे, और लेकिन वैष्णव और शैव भक्ति का जो विकास है वो गुप्त काल में ही होता है। और इसके साथ ही साथ यदि हम देखें कि त्रिदेव की जो संकल्पना है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो संकल्पना है वो भी आपको गुप्त काल में मिलता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि गुप्त काल जो है एक तरह का हमारे सभ्यता संस्कृति का भी जो था माइलस्टोन था, मील का पत्थर था। वहाँ से एक नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इसके आगे हमारा है विज्ञान। जैसा कि हमने बताया आपको कि अगर गुप्त काल को हम लोग किसी रूप में देखें तो उसमें विज्ञान की अभूतपूर्व प्रगति दृष्टिगोचर होती है। इतनी जो है प्रगति है कि अगर यदि उसको आप कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ा करके देखें कि अगर उस प्रगति को ही सतत आगे बढ़ा करके रखा जाता, अगर उसमें पतन नहीं होती, उस ज्ञान जो है को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता, तो फिर आज जो है हमारा भारत निश्चित रूप से एक महान राष्ट्र, विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के समक्ष रहता।
लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि निरंतर जो है उस ज्ञान की अभिवृद्धि और उसके निरंतर आगे बढ़ने में जो है काफ़ी रुकावटें हुई। विभिन्न वंशों के गुप्तोत्तर काल में हम देखते हैं कि फिर वो सारे ज्ञान जो है फिर गांव की ओर चले गए, तो फिर वहाँ पर शासन प्रशासन की भी स्थितियाँ जो है ग्रामीण होती चली गई और ज्ञान के प्रति लोगों का रुझान वैसा नहीं रहा जैसा कि गुप्त काल में था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे महान जो हमारे हैं वो आर्यभट्ट हैं, जो कि जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो संबंध है उसके बारे में जो है इन्होंने बहुत पहले ही चर्चा कर दी थी, जो कि बाद में हम देखते हैं कि कोपरनिकस के सिद्धांत से, या इन्होंने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इस तरह से इन्होंने जो है इसके बीच का दूरी जो है वो भी जो है काफ़ी करीब तक बता दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय की जो गणितीय स्थिति थी वो कितनी समृद्ध थी। उसके बाद हमारा जो है वाराहमिहिर के द्वारा जो है बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये दोनों ग्रंथ भी महान ग्रंथ हैं। और उसके बाद धन्वंतरी को अगर देखें तो धन्वंतरी तो पूजनीय थे, उन्होंने शल्य शास्त्र की रचना की, और ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत की रचना की गई थी। वाग्यभट्ट के द्वारा अष्टांग हृदय नामक पुस्तक की रचना की गई, जो कि आयुर्वेद से संबंधित है। और चरक जो है ऋषि थे, उन्होंने चरक संहिता की रचना की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में तात्कालिक समय में काफ़ी प्रगति हुई, और इसके चलते भी हमारा गुप्त वंश जो था वो स्वर्णिम वंश था। अब दोस्तों हम देखते हैं कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में निश्चित रूप से गुप्त वंश जो था वो स्वर्ण युग था, और इसको हम लोग जो है स्वर्ण युग से अगर यदि हम कहते हैं तो वो कला और स्थापत्य के कारण हुआ। उस समय जो अजंता की जो गुफाएं हैं उसका जो 16 और 17 नंबर का जो गुफा है वो गुप्तकालीन है, और इसके साथ ही साथ मंदिरों की एक श्रृंखला बनी। मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखते हैं कि गुप्त काल में काफ़ी प्रसिद्ध हुई, और मंदिरों की स्थापना जो है जगह जगह जो है मंदिरों की स्थापना होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, फिर तिगवा का विष्णु मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है, फिर ऐरन का विष्णु मंदिर जो सागर मध्य प्रदेश में है, और भूमरा का शिव मंदिर जो कि सतना मध्य प्रदेश में है, नचना कुटारी का पार्वती मंदिर जो कि पन्ना मध्य प्रदेश में है, और भीतर गांव का कृष्ण मंदिर जो कि कानपुर में है, और फिर जो है यहाँ पर हमारा नागोद का शिव मंदिर है जो कि सतना में अवस्थित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तात्कालिक समय में कला एवं स्थापत्य की अभूतपूर्व जो है प्रगति हुई, और उस प्रगति के कारण भी जो है हमारा गुप्त वंश जो था वो भारत का स्वर्ण काल था। और इसके साथ ही साथ अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार जो है हमें तात्कालिक समय के बारे में ज्ञात होता है अभिलेखों के माध्यम से। तो गुप्त शासकों से संबद्ध जो अभिलेख थे उसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हरिसेन द्वारा रचित है, जिसमें कि समुद्रगुप्त की जो है कि ख्याति का, उनकी प्रसिद्धि का, उनके युद्ध कौशल का, उनके समस्त जीवन का बहुत ही जो है शानदार चित्रण किया गया है। और उसके बाद जो है कुमारगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है बिलसड स्तंभलेख से। फिर भीतरी स्तंभलेख से जो है स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें उनके द्वारा जो है हूनों के परास्त होने के बारे में जो है सारी जानकारी प्राप्त होती है। फिर हमारा एरन अभिलेख प्राप्त होता है जो कि इस अंतिम शासक जो भानुगुप्त थे उसके समय में, जिसमें कि सती प्रथा के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त वंश जो है हमारे राष्ट्र का एक महान वंश था, और इसमें जो है चाहे वो कला हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे साहित्य हो, चाहे विज्ञान हो, सभी क्षेत्र में जो है अभूतपूर्व प्रगति हुई, अभूतपूर्व उसका समृद्धि हुई। और इसके चलते जो है आज के वर्तमान दौर में भी अगर हम देखें कि अगर वो गुप्त काल का दौर निरंतर आगे रहता,
आगे बढ़ता रहता तो आज हमारा भारत निश्चित रूप से विश्व का सर्वोच्च राष्ट्र होता। विश्व गुरु की जो संकल्पना हम अपने संस्कृति और सभ्यता से जो है प्राप्त करते हैं वो आगे बढ़ता अगर गुप्त काल को जो है हम लोग निरंतर आगे बढ़ाते रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसके चलते जो है भारत की सभ्यता और संस्कृति में काफ़ी ह्रास हुआ। लेकिन फिर भी जो है अगर गुप्त शासन को अगर हम देखें तो इससे हमें ज्ञात होता है कि गुप्त वंश महान वंश था, इसके शासक महान थे, इनके समय के जितने भी विद्वान अथवा साहित्यकार थे वो समस्त जो है वो अत्यंत ही महान कार्यों से राष्ट्र को विभूषित किए और उन कार्यों से अभी भी अगर यदि उनसे हम प्रेरणा लें तो हमारा राष्ट्र पुनः जो है महान हो सकता है। दोस्तों नमस्कार।